बच्चों एनर्जी का ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप एक बार श्योर हो जाएं कि आपने लास्ट वाला जो वर्क का लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम वर्क के एंड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉन्सेप्ट का खूब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देख लें, उसके बाद आप आज के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें हम। चलिए, सबसे पहले ऑब्वियसली हम बात करेंगे एनर्जी की। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसका हम अपनी डेली लाइफ में भी खूब यूज़ करते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि शाम में 3-4 घंटे खेलने के बाद जब आप थक के पूरी तरीके से चूर हो जाते हैं और आप अपने घर में आके बैठे ही होते हैं कि आपकी मम्मी आपसे कहती है कि छत पे जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उतार के लेके आओ, तो आप क्या कहते हैं कि मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मुझ में एनर्जी नहीं है, यही कहते हैं आप। तो बच्चों एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हैं? आप तो यही कहना चाहते हैं ना कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मुझ में काम करने की कैपेसिटी नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी वर्ड है इसका यूज़ आपने किसके लिए किया है? तो वर्क करने की कैपेसिटी के लिए। तो बच्चों यही एनर्जी का डेफिनेशन भी बन जाता है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर किसी चीज़ में एनर्जी है तो उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी है ना, और किसी के अंदर काम करने की कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, तो एनर्जी को हमने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है आपका मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है बच्चों, एंड दूसरा है ऑब्वियसली नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जीज ली जाती हैं। सबसे पहला है बहुत ही फेमस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरा ऑब्वियसली आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसका नाम कम से कम आपने 9th में तो सुना ही होगा, और अगर आपने 11th पढ़ लिया है तो 11th में भी सुना होगा। काइनेटिक एंड पोटेंशियल, इन्हीं दोनों को हम मैकेनिकल एनर्जी के अंदर लेते हैं। अब इसके अलावा आपके पास जितनी भी एनर्जीज हैं सब की सब नॉन मैकेनिकल होंगी। ठीक है, जैसे आपने साउंड एनर्जी के बारे में सुना होगा, आपने बच्चों लाइट एनर्जी के बारे में सुना होगा, आपने बच्चों हीट एनर्जी के बारे में सुना होगा, एंड सो ऑन, नहीं एक्सेट्रा। क्लियर है? तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल के अलावा जितनी भी हैं सब की सब नॉन मैकेनिकल है। और बच्चों इन सब के बारे में हमको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। साउंड नाम का भी चैप्टर पढ़ना है, लाइट नाम का भी चैप्टर पढ़ना है, एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम का भी हमको एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हमारा फोकस इन्हीं दोनों के ऊपर रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़े, सबसे पहले बात होगी काइनेटिक एनर्जी की। तो जब भी किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन की वजह से, यानी कि उसके मूवमेंट की वजह से जो वर्क करने की कैपेसिटी आती है, यानी कि जो एनर्जी आती है, हम उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लें कि एक बॉल है, ठीक है, और मैंने अपना हाथ ला के जस्ट ऐसे सटा दिया है, मेरा हाथ अभी रेस्ट में है ना बच्चों? तो ये ना ही उस बॉल पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ना ही बॉल का डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। इसका मतलब कोई वर्क नहीं कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को मूव कराता हुआ लेके आऊं और तब जब मेरा हाथ इस बॉल से टकराएगा, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, देखा आपने? तो मूव करता हुआ हाथ जब इस बॉल से टकराया था तो ऑब्वियसली हाथ ने इस बॉल पे फोर्स भी लगाया था, डिस्प्लेसमेंट भी कराया था। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हाथ ने इसके ऊपर वर्क किया। बात समझ रहे हैं? तो ये वर्क करने की कैपेसिटी मेरे हाथ के पास आई क्यों? मूवमेंट की वजह से। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इज इट क्लियर? और आप जानते हैं, ये तो आप बरसों से जानते हैं कि अगर कोई एक ऐसा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसकी स्पीड v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², है ना बच्चों? याद रखें, ये जो v है वो स्पीड होती है। इज इट क्लियर? इसका डेरिवेशन जो है अभी आज की क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब हम एनर्जी का बिल्कुल प्रॉपर चैप्टर पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर लेक्चर ले रहे होंगे, उस समय हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये एक रिवीजन कम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर है, नहीं तो इसमें डेरिवेशंस को हम स्किप करके चलेंगे। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जस्ट याद रखें, ½ mv²। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक बात आप हमेशा याद रखना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो एक सिंगल पार्टिकल का भी हो सकता है। जैसे मान लें कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जिसकी स्पीड v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², जानते हैं हम। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम जनरली कैपिटल U से डिनोट करते हैं, ये कभी भी एक सिंगल पार्टिकल का नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का होता है, यानी कम से कम 2 पार्टिकल्स का होना जरूरी है।
ठीक है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, यानी सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करते हैं, तो इसकी वजह से अगर सिस्टम के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आ जाए, सिस्टम के अंदर एनर्जी आ जाए, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम ये स्प्रिंग ले लें, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम ले लें, जिसमें ये स्प्रिंग जो है अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है, यानी ना ही मैंने इसको खींचा है ना ही मैंने इसको दबाया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये जो स्प्रिंग है इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी नहीं है, ना ही ये इस ब्लॉक पे फोर्स लगा सकता है और ना ही इसका डिस्प्लेसमेंट करा सकता है। लेकिन जब मैंने इसको इलोंगेट कर दिया, बात समझ रहे हैं, तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ना, अब ये वर्क कर सकता है, यानी इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी आ चुकी है, यानी इसके पास एनर्जी आ चुकी है। देखें, जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसके साथ क्या होता है, देखा आपने, तो मैंने यहाँ से छोड़ा था ना, तो इस स्प्रिंग ने इस पर फोर्स भी लगाया, इसका डिस्प्लेसमेंट भी कराया और यहाँ तक लेके आ गया। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब इलोंगेट करने से ना स्प्रिंग के पास वर्क करने की कैपेसिटी यानी कि एनर्जी आ जाती है, और ऑब्वियसली उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में, यानी कि स्प्रिंग के केस में, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। और बच्चों, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ स्प्रिंग को इलोंगेट करने से ही नहीं आता है, वो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड करने से भी आता है। कॉम्प्रेस करके भी मैं छोड़ूंगा तो ये स्प्रिंग उस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कराएगा। ये देखें, जैसे ही मैं छोड़ूंगा उधर की तरफ भागेगा। देखा आपने, यहाँ से मैंने छोड़ा था, यहाँ आ गया ये, है ना। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग को आप इलोंगेट करें चाहे आप कॉम्प्रेस्ड करें, दोनों केस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इज इट क्लियर? चलिए, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक और खास बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों किसी भी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल काम है और लगभग हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल टाइप का है। अब कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज निकालना बहुत आसान है और वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू निकालना। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों याद है लास्ट लेक्चर में, वर्क वाले लेक्चर में हमने कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। और हमने सिर्फ 4 ही टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ 4 ही टाइप की पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल तो हमने अभी देखा नहीं, और 12th क्लास में आगे चल के हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस यही 4 टाइप के पोटेंशियल एनर्जी आपको पूरे 11th और 12th में मिलने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो एक बार मैं आपको फिर बताऊं, पूरे सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है। जैसे ही कहीं कोई घटना घटती है ना, कोई इंसिडेंट होता है, तो आप उसमें ये देख लें कि कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया है। हो सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने भी वर्क किया हो, लेकिन आपको किसका वर्क ढूंढना है? तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ढूंढना है। और जितना कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया होगा, आप उसके सामने माइनस साइन लगा दें, वही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो आगे चल के एग्जांपल्स देखेंगे तो ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आप टेंशन ना ले। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को ना चलिए हम थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, मान लें कि मेरे साथ एक घटना घटती है, मुझको कोई 5000 फीस ला के दे देता है, ठीक है, 5000 फी ला के दे देता है, तो क्या इससे आपको मेरी टोटल संपत्ति के बारे में पता चल गया क्या कि मेरी टोटल संपत्ति कितनी है? ऑब्वियसली नहीं। उसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा मेरी जेब में कितने पैसे हैं, मेरे घर पे कितने पैसे रखे हुए हैं, मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरा घर अगर बिकेगा तो वो कितने का बिकेगा, है ना, जो भी मेरी ज़मीन है, खेत वगैरह अगर है तो वो बिके तो कितने का बिकेगा। बच्चों ये मेरा शर्ट कितने का बिकेगा, है ना, मेरा मोबाइल कितने का बिकेगा, मेरी किडनी कितने की बिकेगी, मेरी आंखें कितने की हैं, मेरे बाल कितने के हैं, मेरी बॉडी में जो खून का एक एक कतरा है वो कितने का है। जब तक आप ये नहीं पता लगा लेंगे, आप एग्जैक्टली मेरी संपत्ति के बारे में नहीं बता सकते हैं। और बच्चों आप ये भी समझ रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है फिर, है ना। तो जिस तरीके से आप मेरी टोटल संपत्ति के बारे में नहीं बता सकते, ये बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक उसी तरीके से एक सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मान लें कि अगर कोई ब्लॉक है
आपको इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, तो आपको इसके हर एक इलेक्ट्रॉन, हर एक प्रोटॉन, हर एक न्यूट्रॉन के पास जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के। बात समझ रहे हैं? सबकी और हर एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन, एक एक न्यूट्रॉन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं, जितने भी पेयर्स बन रहे होंगे उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और हाँ न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी भी, हालांकि हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन वो सब भी आपको निकालना पड़ेगा और निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। बहुत मुश्किल काम है बच्चों, बात समझ रहे हैं? और कौन करने जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन के पास कौन जाएगा? आप बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कभी भी एक सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते हैं, नहीं, ठीक है। लेकिन आप मेरे बारे में जो 5,000 मुझको फी मिला था, उस केस में ना एक चीज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि मेरी चेंज इन संपत्ति कितनी हो गई, है ना बच्चों? मेरी चेंज इन संपत्ति आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि सर की संपत्ति जो है ना वो अब 5,000 बढ़ चुकी है, मतलब जितनी भी पहले थी उससे अब 5,000 ज़्यादा है, ये बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं। तो चेंज इन संपत्ति हो गई +5,000। और बच्चों आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ बढ़ रही होती है ना तो उसका चेंज जो आता है वो पॉजिटिव आता है। क्लियर है? चलिए मान लें कि एक और घटना लेते हैं, ठीक है। मान लें कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैंने उनको पार्टी दिया, एक दिन 100 रुपये का पिज्ज़ा खिला दिया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये एक घटना ही घटी मेरी लाइफ में कि मैंने 50 बच्चों को 100 रुपये का पिज्ज़ा खिलाया। अब बताएं तो क्या इससे आपको मेरी संपत्ति का अंदाज़ा लग गया क्या? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन एक चीज़ आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि मेरी चेंज इन संपत्ति जो है ना वो -50 × 100 = -5,000 रुपीज़। आप कह सकते हैं कि सर की संपत्ति में -5,000 रुपीज़ का चेंज हो गया पार्टी देने की वजह से। और ये कितनी आसानी से निकल गया बच्चों, बस आपको 50 और 100 को मल्टीप्लाई करना था, सामने माइनस लगाना था। अच्छा, माइनस क्यों लगाना था? क्योंकि जब भी कोई चीज़ घट रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है, तो उसका चेंज नेगेटिव आता है ना बच्चों? ठीक उसी तरीके से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना भी बहुत आसान है। जब भी कोई घटना घटे आप उसमें ढूंढ लेना कि कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया है, आप उसके सामने माइनस लगा देना, मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर बच्चों? ये ठीक वैसा ही है कि समुद्र में टोटल कितना पानी है आप नहीं बता सकते हैं, कौन मेजर करने जाएगा? अरे है कि नहीं? लेकिन आप उसमें से 1 बाल्टी पानी निकाल लें तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि समुद्र के पानी में -1 बाल्टी पानी का चेंज हो गया, क्योंकि आपने निकाल लिया। चाहे आप 1 बाल्टी पानी ले जाके डाल दें तो आप कह सकते हैं कि अभी मतलब मेरे पानी डालने से समंदर के पानी में +1 बाल्टी पानी का चेंज हो गया। तो ये चेंज निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन टोटल निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए एक और बहुत खास बात, और बहुत ही खास बात जिसको आप हमेशा याद रखेंगे कि हम किसी भी जगह की, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हैं। हमको जब मन करेगा, जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी मन करेगा हम 0 मान लेंगे। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे? जैसे आप ये मान सकते हैं कि जैसे बच्चे ने मुझको फी ला के दिया था, तो आप ये मान सकते हैं कि सर की संपत्ति जो है वो फीस देने से पहले 0 रुपए थी। बात समझ रहे हैं? और फी देने के बाद अब सर की संपत्ति 5,000 हो चुकी है। आप ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये भी मान सकते हैं कि सर की संपत्ति पहले -5,000 थी, नहीं, यानी कि सर जो थे वो 5,000 के कर्ज में थे, और जब फी मिला इनको तब अब इनकी संपत्ति हो गई है 0, यानी कि उन्होंने कर्ज चुका दिया, नहीं, अब उनकी संपत्ति 0 है। तो आप फीस देने से पहले आप मेरी संपत्ति को 0 माने, चाहे फीस देने के बाद आप मेरी संपत्ति को 0 माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों केस में हुआ क्या है कि मेरी संपत्ति 5,000 बढ़ी है, नहीं। और ये सेम चीज पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी होता है। मेन चीज बस इतना होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ा है और पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हुआ है। एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी से हमको कुछ खास लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों में भी कि आप चीज़ें थोड़ी बहुत समझ गए हों, लेकिन अगर कुछ नहीं भी समझ पाए हों तो जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे ना, एग्जाम्पल्स लेंगे, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली है सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। बस आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमने एक ब्लॉक लिया जिसका मास m है और उसको हम h हाइट ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है।
इनिशियल पोजीशन को हमने ए कह दिया और फाइनल पोजीशन को हमने बी कह दिया, और हमको फाइंड आउट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मान लो बच्चों कि इस ब्लॉक को हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं तो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ अपने हाथों से, है ना बच्चों। तो एक घटना घटी, मैं इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके आया, ठीक है। तो इसमें आप बताएं कि जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनमें से कौन सा कंजर्वेटिव है एंड कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। तो बच्चों ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, बात समझ रहे हैं, और मैंने अपने हाथे से जो फोर्स लगाया है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो हमको यहाँ पे ना सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन लिखना है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही रोल आता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह क्या हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिख दें? अरे वही तो कंजर्वेटिव फोर्स है इस केस में। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमने वर्क के लेक्चर में देखा है कि जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं, है ना बच्चों, तो इस केस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो माइनस mgh होता है। क्लियर है? देखा है हम लोगों ने अच्छे से। अरे भाई फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो जो भी वर्क डन होगा वो नेगेटिव में ही होगा ना। और वर्क डन होता कितना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया आपका mg एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया h, इसीलिए माइनस mgh। खैर माइनस माइनस मिल के हो जाता है प्लस, तो ये बन जाएगा आपका mgh, डेल्टा u इज इक्वल्स टू mgh। अच्छा बच्चों डेल्टा u का क्या मतलब हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब ली जाएगी? जब आपने इस ब्लॉक को बी तक पहुंचा दिया है, यही तो है फाइनल सिचुएशन। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू mgh। क्लियर है? अच्छा बच्चों एक बात बताना, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मिला है ये पॉजिटिव मिला है कि नेगेटिव मिला है? ऑब्वियसली पॉजिटिव मिला है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया है। तो चेंज का पॉजिटिव होना किस बात की तरफ इशारा करता है? ये हमसे कहता है कि जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हुई है। क्वांटिटी जब इंक्रीज होती है तभी चेंज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं ना, अरे बात समझ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इज इट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और कितनी बढ़ती है? तो mgh। बात समझ रहे हैं? कितनी बढ़ती है? तो mgh। अब एक काम करते हैं बच्चों, मान लें कि किसी ने यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया। मैंने आपसे कहा था ना कि हम कहीं की भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लें कि किसी ने यूए को जीरो मान लिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए को जीरो मान लिया किसी ने, ठीक है। तो बताएं जल्दी से उसके लिए क्या होगा भाई? तो यहाँ पे मतलब यूए जो है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है। और हमको फाइंड आउट करना है यूबी कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे यूबी माइनस यूए इज इक्वल टू mgh, तो यूए की जगह पे हम जीरो डाल देंगे, तो यूबी जो हो जाएगा ना, आप यूए की जगह पे जीरो डाल दें, मतलब ऐसे लिखेंगे यूबी माइनस जीरो इज इक्वल टू mgh। तो जल्दी से बताएं यूबी कितना मिला आपको? तो mgh मिल गया। तो अगर आप यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। इज इट क्लियर? चलिए अब मान लें कि किसी ने कहा कि नहीं, हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं मानेंगे, हम तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे, हम बी की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। वो भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ub इज इक्वल टू जीरो तब क्या होगा, है ना बच्चों? तो एक काम करते हैं, हम एक बार फिर से डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। ये पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी था, और इस फॉर्मूले में हम ub की जगह पे जीरो डाल देते हैं। तो बच्चों जीरो माइनस ua इज इक्वल्स टू mgh। तो ua इज इक्वल्स टू कितना होगा? ये तो खैर जीरो है, खत्म हो गया, माइनस साइन इधर आ जाएगा, आप भेज सकते हैं माइनस को इधर, तो ये हो गया आपका माइनस mgh। मतलब कि अगर आप यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं ना बच्चों, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इसको u भी लिखना था ना, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस mgh, ठीक है। अब ध्यान से सुने, दोनों केसेस में हुआ क्या है। जैसे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या हुआ है? तो जब आप h हाइट ऊपर जा रहे हैं
तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ा है। अरे 0 से प्लस mgh हो गया, इसका मतलब mgh बढ़ा है। और यहाँ भी बच्चों वही काम हुआ है, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, यानी कि h हाइट ऊपर जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ा ही है, क्योंकि माइनस mgh से 0 होना किस बात की तरफ इशारा करता है? यही कि पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गया है। अरे भाई तुम इसमें mgh ऐड कर दो, इसमें mgh ऐड कर दो, तो माइनस mgh और प्लस mgh मिलकर 0 नहीं हो जाएगा क्या? बात समझ रहे? तो आप कहीं की भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और हमारे लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी चीज को h हाइट ऊपर लेके जाते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो नहीं जाता है, पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाता है। देखो 9th क्लास में थोड़ा सा हमने गलत पढ़ा था। 9th क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर लेके जाते हैं h हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है। तो ये थोड़ा सा गलत है, नहीं, क्योंकि बताने वाले ने आपको ये नहीं बताया होता है कि हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जब 0 मानेंगे तब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने जब जहाँ जो इनिशियल पोजीशन था वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को जब 0 माना, बात समझ रहे हैं, तब h हाइट ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है। आप देखें यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम माइनस mgh मान लेते हैं, तब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिया है। बात समझ रहे हैं? तो आप ओवरऑल यही याद रखेंगे कि h हाइट ऊपर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली h हाइट नीचे आने पे पोटेंशियल एनर्जी mgh घट जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़े फिर अब हम बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमने अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले कि जब भी किसी स्प्रिंग को हम इलोंगेट करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो मान लें बच्चों कि ये है आपका x = 0, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। तो अभी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। बच्चों हम मान के चलते हैं कि इस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। मैंने आपसे कहा ना कि हम कहीं की भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हमने इसको x डिस्टेंस इलोंगेट किया, तो बच्चों आप इलोंगेट करेंगे तो स्प्रिंग थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा, और क्या है ना बच्चों। तो इस केस में अगर ये जो इलोंगेशन है वो x है, यानी कि हम पहुंच गए हैं x = x पे, है ना। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो ½ kx² आती है। और मान लें कि अगर हमने इसको x डिस्टेंस कॉम्प्रेस किया है, मतलब x कॉम्प्रेशन किया है अगर इसका, तो जो स्प्रिंग होगा वो ऐसे कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? और अगर कॉम्प्रेशन भी x है, यानी कि ये जगह x = -x है, तो इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² ही होता है। यानी स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² ही होता है, जिसमें ये जो k है वो तो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। मतलब ये बताता है कि स्प्रिंग कितना कड़ा है। जो कड़ा स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है, जो थोड़ा ढीला स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। लेकिन बच्चों ये x क्या है, इलोंगेशन है कि कॉम्प्रेशन है? तो ये दोनों है। ये जो x है ना, ये आपका इलोंगेशन भी है और ये आपका कॉम्प्रेशन भी है। आप स्प्रिंग को x डिस्टेंस इलोंगेट करें चाहे x डिस्टेंस कॉम्प्रेस्ड करें, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² आता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की तरह। तो बस ये फॉर्मूला याद रखें। ऑब्वियसली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो हम प्रॉपर लेक्चर्स में देखेंगे। तो बढ़े फिर आगे बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना उतना ही ज़्यादा आसान भी है। ये आपसे बस इतना कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी कि किसी भी सिस्टम पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, वो चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, आपको सारे फोर्सेस का वर्क डन लेना है, उनको ऐड करना है। और वो किसके बराबर होगा? तो सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। यानी कि ये थ्योरम बस इतना कहना चाह रहा है ना कि जितनी भी फोर्सेस वर्क करती हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना। ऑब्वियसली भाई जब हम फोर्स लगाते हैं,
ठीक है। तो वर्क तभी माना जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो मान ले कि हमने किसी पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ठीक है, तो ऑब्वियसली फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। अरे फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड बदलती है चीज़ों की, वेलोसिटी बदलती है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड बदल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बदलेगी। बात समझ रहे हैं। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ डिफरेंट फॉर्म्स की बात करते हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क करें तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, अभी अभी हमने देखा कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना बच्चों, हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज भी आ जाएंगी एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी आ जाएंगी। क्लियर है बच्चों। लेकिन ये सिचुएशन क्या कहता है कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये वाली चीज तो जीरो हो जाएगी ना। बात समझ रहे हैं। चलिए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और बच्चों हमने पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जल्दी से बोले, आपको याद आया कि नहीं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस माइनस साइन को आप इधर लेके आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम इसको इधर लेके आ जाते हैं। अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, हम इस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे क्या इस चीज को रख सकते हैं, ऑब्वियसली रख सकते हैं। तो इसकी जगह पे मैंने रखा ये, तो ये बना माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, नहीं, या फिर और हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, इस माइनस साइन को आप इधर लेके चले जाएं, नेगेटिव ऑफ डेल्टा के। इज इट क्लियर। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये इक्वेशन कहना चाह रहा है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा, बात समझ रहे हैं, किसी भी चीज का चेंज अगर नेगेटिव है, इसका क्या मतलब होता है कि वो कम हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी का जितना लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का उतना ही गेन हो जाएगा, है ना बच्चों। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अमाउंट में तो बराबर होगा, लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा, एक में चेंज नेगेटिव है तो दूसरे में चेंज पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में। जैसे मान ले बच्चों कि डेल्टा यू अगर नेगेटिव हो जाए, मान ले डेल्टा यू नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव के सामने वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना देगा ना। तो अगर डेल्टा यू नेगेटिव है तो डेल्टा के ही पॉजिटिव होगा, यानी ये अगर घट रहा है तो ये बढ़ रहा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा होगा। आई बात समझ में। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में। चलिए, और बच्चों एक काम करिए, आप इसको उधर लेके जाएं, मतलब माइनस डेल्टा के ई को उधर लेके जाएं तो प्लस डेल्टा के ई बनेगा ये। तो हम अब लिख सकते हैं कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू 0। और बच्चों ये लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये लिखा हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का चेंज लिखा हुआ है। जल्दी बताएं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी ही कहते हैं ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू 0। चेंज, किसी भी चीज के चेंज का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही लिखा मैंने।
अब आप इसको उधर लेके चले जाएं तो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, है ना बच्चों? ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज को इसी कंडीशन को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नहीं तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व्ड रहता है, किस कंडीशन में कंजर्व्ड रहता है, तो आप उससे कह दीजिएगा कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम करें ना, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम करें तो उस केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लें कि मेरे शर्ट में दो पॉकेट होता, अभी फिलहाल एक ही पॉकेट है लेकिन 2 पॉकेट होता है। ठीक है, और इसमें मैंने 50 जूल काइनेटिक एनर्जी भर के रखा है और इसमें मैंने 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी भर के रखा है। तो आप बताएं तो मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? 100 जूल। अब मैंने क्या किया कि इसमें से 10 जूल यानी कि 10 जूल काइनेटिक एनर्जी निकाल के और इसमें डाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी वाले में डाल दिया। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 40 जूल और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 60 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना? तो अभी भी 100 जूल। अरे बात समझ रहे हैं? अच्छा, यहाँ हुआ क्या है? यहाँ हुआ है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से बताए काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितने का हुआ? 10 जूल का लॉस हो गया, 50 से 40 हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितने का हुआ? 10 जूल का, ये 50 से 60 हो गया। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी तो उतनी ही रही ना, 60 + 40 अभी भी 100। चाहे हम ये भी कर सकते थे कि 50 जूल था पोटेंशियल एंड काइनेटिक, हम इसमें से 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के और इसमें डाल देते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी हो गया 60 जूल, बात समझ रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया 40 जूल। यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी भी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो उतनी ही रही, 40 + 60 इज इक्वल टू 100 जूल। इज इट क्लियर? अगर हम इस कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें, है ना, तो हम ले सकते हैं बच्चों। एक काम करते हैं, हम एक पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल लेते हैं और उसको हम फेंकते हैं कुछ ऊपर। ठीक है, पार्टिकल लेके और उसको ऊपर फेंका गया, तो आप जानते हैं ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते समय इसकी स्पीड लगातार कम होगी। ठीक है, और एक ऐसा भी समय आएगा कि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर ये नीचे आने लगेगा। नहीं तो मान लेना कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी है 0। मैंने बच्चों आपसे कहा था ना कि आप कहीं की भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकते हैं, यहीं की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं होगा, क्योंकि जब आप फेंकेंगे तो फेंकते समय कुछ स्पीड होगी ना इसके पास। तो मान लेते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 50 जूल। अब आप बताएं, थोड़ा जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती है, पता ही होगा आपको। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी चीज़ ऊपर जाता है स्पीड कम होती है, तो स्पीड कम होगी तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। स्पीड कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मान ले बच्चों की काइनेटिक एनर्जी हो गई 30 जूल, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 जूल काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ बताएं आप, तो आप बोलेंगे कि सर जब ये ऊपर जा रहा है ठीक है स्पीड कम हो रही है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गया, लेकिन हाइट तो बढ़ रहा है ना। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब हाइट बढ़ती है, जब हम ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। याद है अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने देखा था कि कोई भी चीज़ जब h हाइट ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाता है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा स्पीड के कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो कम होगा, लेकिन हाइट के बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 से बढ़ के कुछ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 20 जूल। मतलब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, मतलब 20 जूल। काइनेटिक एनर्जी में कितने की कमी आई है? 20 जूल की। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 20 जूल, है ना। चलिए ये और ऊपर जाएगा और एक ऐसा भी समय आएगा कि इसकी स्पीड हो जाएगी बिल्कुल 0। ये रुक गया फिर वापस आता है, ये है ना बच्चों। ऊपर जाने के बाद रुकता है फिर वापस आता है। तो यहाँ पे बताएं तो जल्दी से काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। स्पीड ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? बिना सोचे समझे आप बता सकते हैं। ठीक है, जितना काइनेटिक एनर्जी कम हुआ है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा भी होगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गया होगा 50 जूल।
इज इट क्लियर? अब मेरा ये सवाल है कि बच्चों आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही गेन हो रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर जब आप इसको ऊपर फेंकते हैं ना, तो इस पर फेंक देने के बाद सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है, और वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कॉन्जर्वेटिव नेचर का है। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्जर्वेटिव नेचर का होता है ना? और जब सिर्फ कॉन्जर्वेटिव नेचर की फोर्सेस काम करें तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। आप बात समझ रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जितना कम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ रहा है? क्योंकि सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बच्चों? अब देखिए, अब ये वापस आता है, तो जब ये वापस आएगा तो इसकी स्पीड फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर बच्चों जब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा तो वही पुरानी काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ के हो जाएगी आपकी 30 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी अब कम होगी क्योंकि हाइट कम हो रहा है नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होके हो जाएगी 20 जूल। इज इट क्लियर? फिर जब ये नीचे आपके हाथ पे आएगा, मान ले कि आपने यहाँ से फेंका था, फिर जब ये वापस आपके हाथ पे आया तो अब यहाँ की तो पोटेंशियल एनर्जी हम ही ने 0 मान रखी थी। ये बच्चों दिया हुआ नहीं होता, ये हम खुद से मान रहे हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से हो गई 0, क्योंकि वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ से वो चला था, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो जाएगी 50 जूल। तो बच्चों ऊपर जाते समय क्या हो रहा था, जल्दी बताएं? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे आते समय क्या हो रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी ऊपर जाते समय काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और नीचे आते समय पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों आपस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। देखा था हम लोगों ने, यहाँ पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, देख लें, दोनों को ऐड करके देख लें, 50 जूल। यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 50 जूल, एंड बच्चों मेरे यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 50 जूल, ठीक है? यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी है 50 जूल, एंड ऑब्वियसली यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी है 50 जूल। याद रखेंगे, ठीक है? तो चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। आगे बढ़े बच्चों। ये क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड u, ठीक है, एंड फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट। तो बच्चों हम जानते हैं किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट के बाद फिर वापस आ जाता है ना? तो वही मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लें कि आपने फेंका और ये यहाँ से वापस आ गया, ठीक है बच्चों, यहाँ से वापस आ गया, तो यही है h मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट। नहीं तो बताएं जल्दी से कि मैक्सिमम हाइट पे होता क्या है एक्चुअली। तो मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की जो स्पीड है वो 0 हो जाती है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, फाइनल स्पीड जो होगी वो 0 होगी, ठीक है? और हमको ये वाला हाइट निकालना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अपना सिंपल काइनेमेटिक्स का मेथड जो हमने 9th में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा था मोशन में, ठीक है, जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन सब फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका होगा कि हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेंगे। नहीं तो सबसे पहले पहला मेथड देख लेते हैं, है ना? तो हमको क्या क्या ढूंढना होता है, v u a यही सब, s है ना बच्चों, t यही सब ढूंढना होता है, ढूंढते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u कहते हैं वो तो u ही दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v कहते हैं वो 0 दिया हुआ है। बच्चों जल्दी से बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो ऊपर की तरफ कितना h मैक्स, अरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक यही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे रख दिया h मैक्स, है ना? और एक्सेलरेशन कितना है, तो बच्चों ये चीज़ आप जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है, जिसको हम स्मॉल g से दिखाते हैं। मतलब इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ g होगा, है ना बच्चों? अब देखिए ध्यान से, ऊपर के डायरेक्शंस को हमने पॉजिटिव लिया है, ऊपर के डायरेक्शंस को हमने पॉजिटिव लिया है, तो जाहिर सी बात है नीचे को नेगेटिव लेंगे। और ऊपर को पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि देखें इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ था, ऊपर था, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को प्लस साइन के साथ लिखा है। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, ये भी ऊपर ही है, पार्टिकल ऊपर गया है भाई, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया,
नहीं, तो चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। अब बताएं VUSA में कौन सा रिलेशन आता है, तो ऑब्वियसली आता है v² = u² प्लस 2as। v की जगह पे 0 रखेंगे, u की जगह पे u रहने देते हैं, 2a की जगह पे -g और s की जगह पे h max। इज इट क्लियर? अब ये माइनस साइन तो इधर आ जाएगा ना, तो -2gh max को अगर हम इधर लेके आ जाएं तो ये प्लस में बन जाएगा, तो 2gh max = और इधर बच जा रहा है u², और यहाँ से h max हमको मिलता है u² डिवाइडेड बाई, बच्चों ये एक फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना होता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम u स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो u²/2g होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बच्चों ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप ये ढूंढना कि मोशन के दौरान कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रही हैं इसके ऊपर। तो बच्चों एक बार जब आप पार्टिकल को ऊपर फेंक देते हैं तो जब ये ऊपर चला जाता है, आपके हाथ से छूट जाता है, तब इस पर सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ बच्चों, हम एयर को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि कोई एयर नहीं है। जब तक क्वेश्चन में एयर का जिक्र ना रहे हम एयर को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका, तो ऊपर जाते समय चाहे नीचे आते समय सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है ना बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि हेयर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग, है ना बच्चों। यहाँ लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग which is conservative in nature। बात समझ आई? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। और हमने अभी अभी देखा है कि अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करे, देखो अभी देखा था हम लोगों ने बच्चों, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करे तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं सो बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और बच्चों हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जीज आती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में भी हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इज इक्वल्स टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इनिशियल सिचुएशन कौन है और फाइनल सिचुएशन कौन है। ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा चलिए यहीं पे देख लेते हैं। यही है इनिशियल सिचुएशन, यहाँ से आपने फेंका था, और ये रहा आपका फाइनल सिचुएशन। बात समझ रहे हैं? ये है आपका इनिशियल सिचुएशन और ये है आपका फाइनल सिचुएशन। तो बच्चों क्या है ना कि यहाँ पे हमको पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वाला देखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही देखेंगे। और बच्चों जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई क्वेश्चन तुम सॉल्व करना ना, तो किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेना। मैंने कहा था आपसे किसी भी जगह की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान सकते हैं। तो कहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने, तो उसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग ये लगाया जाता है कि या तो हम इनिशियल वाले का जीरो मानते हैं ना तो फाइनल वाले का जीरो मानते हैं। बच्चों सही बात बताओ ना, तो आप बीच वाले का भी कहीं जीरो मान लोगे ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा आसान होता है या तो आप इनिशियल वाले की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें, नहीं तो फाइनल वाले की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें। तो एक काम करते हैं, हम बारी बारी से इनिशियल और फाइनल दोनों जगह की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मानते हैं। मान लेते हैं U इनिशियल इज इक्वल्स टू जीरो। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताएं। U फाइनल कितना हो जाएगा, U फाइनल कितना हो जाएगा। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर किसी जगह की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेते हैं ना, तो H हाइट ऊपर जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है mgh। अरे H हाइट ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है।
नहीं, पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाती है। तो जीरो में अगर आप mgh जोड़ेंगे तो mgh ही आएगा ना। तो यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हमने देख लिया है, इसको मिटा देता हूँ। तो जल्दी से बताएं यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg, और h की जगह पे हम कितना ले लेंगे, h max ले लेंगे। आई बात समझ में। अब चलिए हम जल्दी से इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों, पार्टिकल का मास m ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ m u स्क्वायर, लिखिए आराम से, हाफ m u स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताए जल्दी से। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम लिखने वाले हैं mgh max एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ की, तो यहाँ की स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। ये देखें m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस g को आप नीचे लेके आ जाएं तो उधर में क्या बचता है बच्चों, तो सिंपल h max बचता है ना, सिंपल h max बचता है, वेरी गुड। और g जब नीचे आएगा तो इधर बनेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। तो इस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाता है, इस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है। अब एक काम करते हैं, मान लो बच्चों कि किसी ने कहा कि नहीं हम तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे। आप मान सकते हैं, आप मान सकते हैं कि जब पार्टिकल जाके वापस आ रहा है तो यहाँ, ठीक है बच्चों, ये आपका u इनिशियल था और इसको हम u फाइनल कह देते हैं, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो आप बताएं अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो जब आप h हाइट नीचे आके देखेंगे तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस mgh होगी। अरे h हाइट ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाता है, और जब नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh घट जाएगा। तो यहाँ का हमने मान लिया है 0, अब 0 में से mgh को घटा देना है तो माइनस mgh हो जाएगा ना। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh max, क्योंकि इस हाइट को हम h max मान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पीड थी वो तो u थी और यहाँ की स्पीड 0 है, बात समझ रहे हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम सॉल्व करके देखते हैं। जल्दी से आप मुझको बताएं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ना बच्चों, मतलब इसी फॉर्मूले में हम ये वाली वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि आंसर हमको मिलता है कि नहीं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो ये होगा आपका माइनस mgh max, बात समझ आई। चलिए इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी प्लस में भी तो आएगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना, तो यहाँ अभी हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं तो हाफ mu स्क्वायर आएगा। तो हम लिखने वाले हैं हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताएं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, तो ये तो खुद हम ही ने मान लिया था कि 0 है, तो आप यहाँ पे लिख दे 0 और प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, तो यहाँ की स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। अब देखें ये माइनस mgh max जो है ना, उसको हम इक्वालिटी साइन के इधर लेके आते हैं, नहीं तो इधर तो पहले से 0 था, कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ यही आ जाएगा और इधर में क्या बच जाएगा बच्चों, तो हाफ mu स्क्वायर है ना, इधर इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हाफ mu स्क्वायर बचेगा और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस बन जाएगा, यानी कि इस साइड में हमको मिलने वाला है mgh max। बात समझ आई। अब m से m कैंसिल हो गया, g को नीचे लेके आए तो h max इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। देखा आपने बच्चों, आप किसी जगह की भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर आपको सेम मिलेगा, माइनस प्लस का भी कोई अंतर नहीं आएगा। सॉल्यूशन के दौरान थोड़ा माइनस प्लस का अंतर आ गया था, लेकिन जो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा उसमें कोई अंतर नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। तो जब बस इस बात का ख्याल रखें, अगर आप लोअर लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं तो h हाइट ऊपर जाने के बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी मानना पड़ेगा प्लस mgh, लेकिन अगर आप अपर लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं तो h हाइट नीचे आने के बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी मानना पड़ेगा माइनस mgh। क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों। यहाँ पे 3 इंक्लाइंड सर्फेसेज हैं, सबकी हाइट जो है वो सेम है h h h, नहीं, लेकिन जो बेस है ना, इसका बेस है x, इसका बेस है 2x और इसका बेस है 3x, ठीक है। और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये दोनों जो इंक्लिनेशन है वो स्ट्रेट है बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा कर्व्ड है ना। इन तीनों के टॉप पे हमने m और m मास का एक ब्लॉक रखा है
और उसको हल्का सा पुश करके छोड़ देना है। तो ऑब्वियसली तीनों केस में ये ब्लॉक नीचे आएंगी, है ना। और जिस समय ये ज़मीन से टकरा रही होंगी, है ना बच्चों, उस समय आपको बतानी है कि इनकी स्पीड कितनी है। तो मान लेते हैं ये 3 अलग अलग सिचुएशन है ना, लेकिन इनको हम एक साथ डील करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि टकराते समय इसकी स्पीड v है ना बच्चों। मान लेते हैं कि टकराते समय मान लेते हैं v1 है, क्या कहते हो, v1 है। टकराते समय इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, v2 है। और टकराते समय इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, v3 है। ऑब्वियसली बच्चों जस्ट अभी अभी आपने इसको यहाँ से छोड़ा है, तो इनिशियल स्पीड सबकी 0 होगी। इसकी भी इनिशियल स्पीड u = 0 होगी, इसकी भी u 0 होगी, एंड बच्चों ऑब्वियसली इसकी भी u 0 होगी। तो वीडियो को पॉज करें, आप खुद से ट्राई करें, और सबसे पहले तो आप मुझको ये बताएं कि टकराते समय किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। सबसे पहले आप मुझको ये बताएं कौन ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। हो सके तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जाके लिख दें, मैं मान लूँगा कि आपने ईमानदारी से बताया है कौन तेज़ी से गिरेगा। ठीक है, तो जो भी आपने सोचा हो, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल ये बच्चों कि जिस समय ये नीचे गिर रहा था, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी और कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही थी। बच्चों फोर्सेस के एक्ट करने में यानी लगने में एंड फोर्सेस के वर्क करने में अंतर होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। बताओ इस पे कौन कौन सी 2 फोर्सेस लग रही हैं। तो बच्चों एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही लगता है, और एक इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, लेकिन अच्छा इसमें भी देखो, इसमें भी देख लेते हैं ना, एक साथ सबको तीनों को एक ही साथ डील करते हैं। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर की तरफ नॉर्मल, यहाँ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ इधर की तरफ नॉर्मल। याद रखें नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इज इट क्लियर। थोड़ी देर के बाद अगर ये ब्लॉक यहाँ पहुँचता है, ब्लॉक यहाँ पहुँचता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बच्चों नीचे ही लगेगा, नॉर्मल इधर की तरफ। ब्लॉक यहाँ पहुँचता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगेगा और नॉर्मल इधर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लें कि ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा लेकिन नॉर्मल इधर लगेगा। बच्चों सरफेस कुछ इस तरीके का है ना, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि इधर की तरफ नहीं। अब मुझको आप ये बताएं कि कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही हैं। इस केस में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, इसमें कौन सा, उसमें कौन सा। तो बच्चों नॉर्मल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो होगा ना वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। अरे ब्लॉक इधर जा रहा है ना बच्चों, तो नॉर्मल और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और वर्क वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी कोई फोर्स और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे ना, तो उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा के लिए 0 हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? कितना भी बड़ा मोशन का सेक्शन ले लें, नॉर्मल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा 0 होगा। नहीं तो हम लिख सकते हैं कि हियर वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल्स टू 0। नहीं तो इस सिचुएशन में तो हो गया बच्चों, इस सिचुएशन में भी तो होगा, इस सिचुएशन में भी तो होगा। क्यों भाई? क्योंकि इस सिचुएशन में भी वेलोसिटी इधर होगा, सरफेस के पैरेलल एंड नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस केस के लिए भी, यानी ये सेकंड केस के लिए भी हम इसको लिख सकते हैं। थोड़ा थर्ड केस के लिए देखते हैं। तो बच्चों इस केस में भी जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा सरफेस के पैरेलल ही होगा। बच्चों वेलोसिटी हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है, टेंजेंशियल टू पाथ होता है। बात समझ रहे? इसको याद रखना, वेलोसिटी हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा और नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। मान लें कि ब्लॉक यहाँ पहुँचता है तो नॉर्मल इधर हो जाएगा और वेलोसिटी इधर हो जाएगा। देख रहा है बच्चों? ऐसे ही तो आ रहा होगा ना ये, जब यहाँ होगा ब्लॉक तो इधर ही जाना चाह रहा होगा ये। तो यहाँ पे भी नॉर्मल और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इस केस में भी नॉर्मल का वर्क डन 0 होगा। तो इन ऑल 3 सिचुएशंस हम लिख सकते हैं, इन ऑल 3 situations, in all these 3 situations work done by normal is equals to कितना? 0। इसका मतलब हुआ कि only, it means only gravitational force is वर्किंग। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि एक्ट तो 2 फोर्सेस कर रही हैं, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स। लग तो 2 फोर्सेस रही हैं, लेकिन उनमें से वर्क सिर्फ एक ही फोर्स कर रहा है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर।
लिख सकते हैं विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आई बात समझ में? सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बात समझ रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी भाई? तो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू, है ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे फोर्स लग कौन सा रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम कौन सा लेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी एक लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। तो एक काम करते हैं हम, ये जो लोअर लेवल है ना, अब चूंकि ये सारी चीजें ना तीनों सिचुएशन के लिए वैलिड है, तो तीनों सिचुएशन को एक बार ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? बात समझ रहे हैं? ये जो लोअर लेवल है, चलिए हम यही की पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि ये तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा ना बच्चों, इनिशियली ब्लॉक यहाँ है, फाइनली यहाँ पहुँचेगा, लोअर लेवल पर पहुँचेगा वो फाइनल सिचुएशन में। तो यू फाइनल को ना बच्चों हम थोड़ा मान लेते हैं 0। तो जाहिर सी बात है ये जो आपको अपर लेवल दिख रहा है, जो कि तीनों सिचुएशंस में h हाइट ऊपर है, बच्चों इसकी बात करो, उसकी बात करो, इसकी बात करो, ठीक है? तीनों सिचुएशंस में जो आपका इनिशियल सिचुएशन है ना, वो h हाइट ऊपर ही है। तो बताएं तो जल्दी, u इनिशियल तीनों सिचुएशन के लिए कितना आएगा? तो तीनों सिचुएशन के लिए u इनिशियल आएगा mgh। अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी 0 तो h हाइट ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh। बात समझ आई? अब चलिए, तीनों सिचुएशन में जो मास है वो m है, तीनों सिचुएशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सब कुछ तीनों सिचुएशन में सेम है, सब कुछ तीनों सिचुएशन में नॉर्मल वर्क नहीं कर रहा है, तीनों सिचुएशन में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, तीनों सिचुएशन में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने 0 मान लिया, और तीनों सिचुएशन में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh आ रहा है, तीनों सिचुएशन में मास m है, तीनों सिचुएशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो बच्चों तीनों सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी भी तो सेम आएगी। बात समझ रहे हैं? तो काहे के लिए v1 v2 v3 लिखते हैं? तीनों सिचुएशन की फाइनल वेलोसिटी को हम v और v ही लिख देते हैं, ठीक है? और चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली है हमने बच्चों तीनों सिचुएशन के लिए? mgh। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिचुएशन की। तो इनिशियल सिचुएशन में इसको ले, उसको ले, चाहे उसको ले, स्पीड तो 0 है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 आ जाएगी, प्लस 0 इज इक्वल टू फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी हमने खुद ने 0 माना था, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 0 प्लस फाइनल सिचुएशन की काइनेटिक एनर्जी। नहीं बच्चों, टकराते समय कुछ ना कुछ स्पीड होगी तीनों की, तो हम ले लेते हैं हाफ m और v² तीनों सिचुएशन के लिए, ठीक है? अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको आप ऊपर लेके चले जाएं, तो यहाँ से आपको मिलता है v² इज इक्वल्स टू 2gh, और यहाँ से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू √2gh। ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों जिसको हम याद रखते हैं कि अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा हो ना, ये तो सिर्फ 3 सिचुएशन ली थी ना, और भी किसी सिचुएशन में अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा हो तो h हाइट नीचे आने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है √2gh। जैसे सिंपल, इस चौक को हमने छोड़ दिया तो नीचे गिरा, इसमें तो फिर भी थोड़ा तिरछा आके गिरा था, तिरछा होके गिरा था, यहाँ तो सीधे सीधे नीचे गिरा। लेकिन यहाँ पे भी तो बच्चों सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा है ना, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो इस केस में भी h हाइट नीचे आने के बाद इसकी स्पीड √2gh हो जाती है। तो आप इसको चाहें तो याद रख सकते हैं। हम चलते हैं आगे। बच्चों इस क्वेश्चन में एक आदमी है जो एक टावर पर खड़े होके और m मास के 5 पत्थरों को फेंकता है सेम स्पीड से, u स्पीड से, लेकिन जो पहला पत्थर है उसको वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकता है। तो बच्चों क्या होगा जल्दी बताएं? ये पत्थर ऊपर जाएगा और इसी लाइन पर वापस आ जाएगा, ठीक है? और ज़मीन से वो कुछ यहाँ पे टकराएगा, और मान लेते हैं टकराते समय उसकी जो स्पीड थी वो v1 है, ठीक है? दूसरे पत्थर को वो 30 डिग्री के एंगल पे ऐसे ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में
इस तरीके से फेंकता है। तो जाहिर सी बात है इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो यहाँ आके ज़मीन से टकराएगा। नहीं बच्चों, मान लेते हैं कि टकराते समय इसकी जो स्पीड है दूसरे पत्थर की वो v2 है, तीसरा जो पत्थर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे फेंकता है, तो ये भी सीधा जाएगा ऐसे और कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके ज़मीन से टकराएगा और इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं कि ये हमारी v3 है। ठीक है, अच्छा ये जो है इसको भी तिरछा फेंका है लेकिन ऐसे थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने फेंका है 30 डिग्री के एंगल पे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ टकरा जाएगा। ठीक है, तो टकराते समय चलिए इसकी स्पीड को हम मान लेते हैं v4 और जो पांचवा पत्थर है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट नीचे फेंक दिया उसने, तो नीचे फेंक दिया तो वो तो इसी लाइन पे आएगा ना बच्चों, इसी लाइन पे आएगा, यानी पांचवा पत्थर भी यहीं पे आने वाला है, तो इसको हम लोग कह देते हैं v5। तो सबसे पहले तो आप मुझको ये बताएं कि कौन सा पत्थर ज़मीन से टकराते समय ज़्यादा तेज होगा, यानी इसमें से कौन सी स्पीड ज़्यादा होने वाली है, सबसे ज़्यादा होने वाली है, और कौन सी स्पीड सबसे कम होने वाली है। आप आराम से सोच के बताएं। ठीक है, तो मे भी आपने कहीं ये सोचा हो कि जो जिसको ऊपर फेंका गया था तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो सकता है आपने सोचा हो कि v1 सबसे ज़्यादा हो, या हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि जिसको जस्ट नीचे फेंक दिया गया हो वो ज़्यादा हो, मे भी आपने कुछ भी सोचा हो। चलिए हम फाइनल आंसर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि जब एक बार आप फेंक देंगे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा होगा ना पांचों पत्थरों पे, तो हम लिख सकते हैं इन ऑल 5 सिचुएशंस, इन ऑल 5 सिचुएशंस ओनली ग्रेविटेशनल, है ना बच्चों, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग एंड ऑब्वियसली ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पांचों पत्थरों पे फेंकने के बाद सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। और बच्चों अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करे तो हम लिख सकते हैं आराम से मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, सो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। बात समझ आई। अब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में ऑब्वियसली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम दोनों लेने वाले हैं, और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में भी हम पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों लेंगे। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, अब देखें चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ही बात होगी, और मैंने आपसे क्या कहा कि किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी को आप चाहें तो 0 मान सकते हैं। तो बच्चों आपको मन करे तो आप ये जो इनिशियल सिचुएशन है ना यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने, आपको मन करे तो आप सबसे फाइनल सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी यानी सबसे लोअर लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माने, आपको जो मर्जी, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है लोअर वाले की ही पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेना। तो चलिए हम ये जो लोअर लेवल है यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं, यानी कि हम u फाइनल को 0 मान लेते हैं। अरे बच्चों पत्थर फाइनली आके ज़मीन से टकरा रहा है तो ये फाइनल सिचुएशन है। तो आप बताएं इनिशियल सिचुएशन जो कि h हाइट ऊपर है, यही है बच्चों, अरे यही है इनिशियल सिचुएशन, यही से फेंका है आपने पांचों पत्थरों को। तो हम बारी बारी से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम पांचों को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो पांचों पत्थरों को आपने यहाँ से h हाइट ऊपर से फेंका है, तो h हाइट ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है ना, अगर यहाँ का हमने 0 मान लिया है तो वेरी गुड। तो u इनिशियल जो होगा वो mgh होगा, सही है। अब चलिए लिखते हैं, तो u इनिशियल कितना बच्चों, तो लिखिए जल्दी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आपने u स्पीड से फेंका है, पांचों पत्थरों को आपने u स्पीड से फेंका है, यानी पांचों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम, हाफ mu² इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ यार, पांचों पत्थरों के लिए मास भी सेम, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सबके लिए सेम होगी क्योंकि सबकी स्पीड सेम है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सबके लिए सेम, बात समझ रहे हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी सबके लिए सेम, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सबके लिए mgh है, नहीं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी सबके लिए सेम 0 है। तो बच्चों सबके लिए ये सेम है, सबके लिए ये भी सेम है, सबके लिए ये भी सेम है, तो बच्चों सबके लिए ये भी तो सेम होगा, बात समझ रहे हैं। सबकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली सेम आने वाली है, इसका मतलब ये हुआ कि सब जो है ना सब सेम स्पीड से टकराने वाला है, सब सेम स्पीड से टकराने वाला। अरे बच्चों किसी इक्वेशन में ये और ये सेम है सबके लिए, ये भी तो सेम होगा, तो सब सेम स्पीड से टकराने वाला है। चलिए हम इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम ही लोगों ने 0 मान लिया था,
तो हम लिख लेते हैं 0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m और v का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो m और m है इसको आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये ख़त्म हो गया। इस v को आप ऊपर भेज दें, सॉरी इस 2 को आप ऊपर भेज दें। तो जब आप 2 को ऊपर भेज देंगे तो इस साइड में सिर्फ v का स्क्वायर बचेगा और इधर क्या बचेगा जल्दी से बताएं। 2 जब आके मल्टीप्लाइड होगा तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाइड होगा, तो 2gh प्लस, अब 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल u स्क्वायर बचेगा ना। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। आप चाहें ना तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, याद रखा जाता है कि किसी भी पत्थर को या किसी भी चीज़ को अगर h हाइट ऊपर से फेंका जाता है, किसी भी डायरेक्शन, ऊपर फेंके, इधर फेंके, तिरछा फेंके, नीचे फेंके, कहीं भी फेंकें, अगर आपने h हाइट से फेंका है, स्पीड उसकी u है, तो जमीन से टकराते समय स्पीड होती है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है? तो बच्चों क्या है ना कि अभी हम लोग ऐसा नहीं है कि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हम बस वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना सीख रहे हैं। कब? अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा हो तब, कि कैसे हम इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट कराते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पे ये एक ऐसे कर्व्ड स्मूथ ट्रैक है जिसके टॉप पे हमने एक m मास के ब्लॉक को रखा है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको हल्का सा पुश कर देंगे, तो अब इसमें नीचे गिरेगा, नीचे गिर के और सब कुछ स्मूथ है बिल्कुल। ठीक है, तो जब इसे टकराएगा तो स्प्रिंग दबेगा ना, और बच्चों जब ये स्प्रिंग दबेगा तो इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि बच्चों स्प्रिंग जो है वो ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ब्लॉक की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है। तो जब फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो स्पीड कम होगी। और ये आप भी समझ रहे हैं कि जैसे ही स्प्रिंग से टकराएगा ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होने लगेगा, दबने लगेगा और ब्लॉक की स्पीड कम होने लगेगी। एक ऐसा भी समय आएगा, ठीक है, कि ब्लॉक जो होगा वो रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो उस समय जो स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। अरे ब्लॉक रुक चुका है, अब थोड़े स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, हाइट जो है वो h है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए ये इनिशियल सिचुएशन है, ब्लॉक यहाँ पे है और इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, जल्दी बताएं। 0। अभी हमने जस्ट धक्का दिया है तो स्पीड तो 0 ही होगी ना। ठीक है, और जब ये ऐसे घूमते 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 आके टकराएगा, टकरा के जब ये दबना शुरू होगा, स्पीड कम होनी शुरू होगी, तो फाइनली मान लेते हैं कि ब्लॉक पहुंच गया यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? यानी स्प्रिंग जो है वो दब चुका होगा, काफ़ी दब चुका होगा, और इसकी स्पीड जो हो गई है एक बार फिर से, फाइनल वेलोसिटी भी इसकी 0 हो गई। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ी थी, हम समझ रहे हैं, नहीं, लेकिन स्प्रिंग से टकराने के बाद फिर से स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी ना, और कम होते होते कहीं 0 हो जाएगा। और मान लेते हैं ना कि जो कॉम्प्रेशन हुआ है स्प्रिंग में, स्प्रिंग इतना दबा है ना बच्चों, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हुआ है वो कॉम्प्रेशन हुआ है x, और हमको यही x निकालना है, यही पता करना है कि ये कितना होगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इसमें कितना हुआ है। नहीं तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन तभी होगा जब ब्लॉक रुक चुका होगा। बात समझ आई? तो इसीलिए हमने ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी को 0 मान लिया। अब बताएं जल्दी, जब वो ब्लॉक वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा है तो कौन कौन सी फोर्सेज इस पर लग रही हैं, है ना? तो बच्चों 3 फोर्सेज लग रही हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही रहा है जिसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है, एक नॉर्मल फोर्स नहीं, और एक स्प्रिंग फोर्स जब वो इससे टकरा जाएगा। अब इसमें नॉर्मल फोर्स का वर्क डन जो है वो 0 है। अरे भाई नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और वेलोसिटी हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। तो फोर्स और वेलोसिटी जब हमेशा परपेंडिकुलर तो वर्क 0, तो हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से कि हियर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0 एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। अब बताइए स्प्रिंग फोर्स भी तो वर्क करेगा। बात समझ रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स भी वर्क करेगा, स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो कौन से 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्सेस लिख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ से आप हटा लीजिए फोर्स। ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्सेस आर वर्किंग, सिर्फ यही दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं, विच आर कंजर्वेटिव इन नेचर, which are
कंजर्वेटिव इन नेचर, दोनों के दोनों कंजर्वेटिव इन नेचर हैं। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो बच्चों मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन से लोग आते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ दो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। बच्चों दो कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स काम कर रहे हैं तो दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी आएंगी। तो हम लोग लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल में U इनिशियल ऑफ ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाला, प्लस U इनिशियल ऑफ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग को चलिए S से दिखा लेते हैं, ठीक है, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू, फाइनली बताएं, ठीक है, तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ग्रेविटेशनल वाला भी आपको लेना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्प्रिंग वाला भी लेना पड़ेगा एंड काइनेटिक एनर्जी भी आपको लेना पड़ेगा बच्चों फाइनल वाला। इज इट क्लियर? तो चलिए सबको ढूंढते हैं। तो ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चूंकि कॉन्सेप्ट आ रहा है तो किसी एक जगह की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमको जीरो मानना पड़ेगा। आपको मन करे तो आप इस लोअर लेवल का जीरो मान लें, आपको मन करे तो इस अपर लेवल का जीरो मान लें। जनरली लोअर लेवल का जीरो मानना आसान होता है, नहीं तो हम अच्छा तो लोअर लेवल पे ये ब्लॉक फाइनली पहुंच रहा है ना, तो U फाइनल फॉर क्या? ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जीरो, ये हमने मान लिया है। बात समझ रहे हैं? ये हमने मान लिया है। अब ये जो ऊपर वाला है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी तो आपको लिखना होगा ग्रेविटेशनल वाला, तो ये जो इनिशियल वाला सिचुएशन है ये तो h हाइट ऊपर है ना, तो जब आपने यहाँ का जीरो मान लिया है तो h हाइट ऊपर जाने के बाद जो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाले हैं U फाइनल फॉर ग्रेविटेशन, वो तो mgh होगा ना बच्चों, h हाइट ऊपर mgh, ठीक है। चलिए तो ये हमने लिख लिया। और स्प्रिंग के केस में हम जानते हैं, स्प्रिंग के केस में हम जानते हैं कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं, और जब x इलोंगेशन हो चाहे x कॉम्प्रेशन हो, दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी हाफ की x स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए हम सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। तो इनिशियल सिचुएशन में ब्लॉक यहाँ होगा और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होगा, स्प्रिंग में अभी कोई दबाव नहीं है इनिशियल सिचुएशन में। तो लिखते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल है ना बच्चों, सॉरी ये इनिशियल है ना, सॉरी ये इनिशियल है, अरे ब्लॉक इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुँचा है ना। तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम कितना लिखने वाले हैं बच्चों? mgh लिखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें mgh प्लस, ठीक है। स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो जिस समय ब्लॉक यहाँ था बच्चों उस समय स्प्रिंग तो अपने नेचुरल लेंथ पे था, स्प्रिंग तो दबा ही नहीं था, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली हो जाएगी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इसकी स्पीड जो है अभी जीरो है ना, स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। फाइनली ब्लॉक पहुंचा यहाँ पे तो हमको लिखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को खुद हम ही लोगों ने जीरो मान लिया है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाला। तो फाइनली स्प्रिंग दब चुका है, कितना दब चुका है? x, यही मैक्सिमम कंप्रेशन भी है। तो जब कोई भी स्प्रिंग x दबता है, x कॉम्प्रेस्ड होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों फाइनली भी ब्लॉक की स्पीड जीरो है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो आने वाला है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिए, सब कुछ तो यार जीरो जीरो ही हो गया, बस यही दोनों टर्म दोनों साइड में बचा हुआ है, ठीक है। तो हमको निकालना था ये x, तो इसको इधर रखते हैं, बाकी उसको उधर रखते हैं। तो हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, नहीं आप 2 को ऊपर लेके चले जाए, k को नीचे लेके चले जाए, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2mgh डिवाइडेड बाई k, है ना। और आपको x निकालना था, रूट को उधर ले जाके स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना दें, तो x इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा रूट अंडर, है ना बच्चों, 2mgh डिवाइडेड बाई 2mgh डिवाइडेड बाई k, ठीक है। तो ओवरऑल हम थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करते हैं, कब? जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रही हो तब, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी को इक्वेट करा के,
क्लियर है। और थोड़ा बहुत हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट देख लिया और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब चूंकि ये प्रॉपर लेक्चर नहीं है, अदरवाइज हम अभी और भी ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए था ये वाला लेक्चर, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना होता है। पिछले सिचुएशन में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस वर्क कर रही होंगी, तब क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना तो हम जानते ही हैं कि बाय वर्क एनर्जी थ्योरम बताएं क्या लिखा जाए। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही लिखेंगे। अब की बार बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दें। अरे बच्चों, अभी देखा था हमने क्लास की शुरुआत में ही कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो माइनस साइन को आप इधर लेके आ जाएं, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिखा, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप उसको उधर लेके चले जाएं, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ रहे हैं? तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना, इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि जब कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा ना, तो समझ लीजिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। पिछली बार बच्चों मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा था, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा था, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा था, यही हो रहा था। लेकिन अब की बार टोटल मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ, अगर ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाए, यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा के ई भी पॉजिटिव होगा, है ना, सॉरी डेल्टा एम ई भी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का पॉजिटिव होने का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव वर्क कर दे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कोई नेगेटिव वर्क कर दे, तो डेल्टा एम ई जो होगा ना, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी आपका कम होगा। अब बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो वो पुराना वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि चलिए इस चौक को हम ऊपर फेंकते हैं, चाहे काम करते हैं, इसको ऊपर फेंकते हैं, है ना, इसको ऊपर फेंकते हैं। तो बच्चों, ऊपर गया, नीचे आया, तो देखिए ऊपर जाते समय क्या हो रहा था। ऊपर जाते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। बात समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा था। तो आप क्या कह रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं। लेकिन नीचे आते समय क्या हो रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा था। तो आप ये कह रहे थे कि नीचे आते समय काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से धक्का दे दूं। तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक जाते समय इसकी स्पीड लगातार कम हो रही थी और यहाँ पे आके ये रुक गया। बात समझ रहे हैं? पिछले सिचुएशन में भी जब हमने इसको ऊपर फेंका था तो लगातार कम हो रही थी और यहाँ आके रुका था। तो पिछले सिचुएशन में आप ये कह रहे थे ना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्चुअली पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए वो लगातार कम होता जा रहा है, नहीं, काइनेटिक एनर्जी लगातार कम होता जा रहा है और यहाँ पे रुक गया था। लेकिन यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है? नहीं, हाइट तो सेम ही है ना बच्चों। अरे जब तक कोई पार्टिकल ऊपर ना जाए चाहे नीचे ना जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में थोड़े बदलाव होता है। यहाँ हाइट सेम है, ना ही ये ऊपर जा रहा है ना ही ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने इसको धक्का दिया और वहाँ पे जाकर रुका, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में तो कन्वर्ट नहीं किया, तो आखिर काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ?
मान लें कि इस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। मान लें कि एक ब्लॉक है, इसको मैंने v स्पीड से धक्का दे दिया और इसी लेवल की पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान लेते हैं। तो बताएं तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? तो हाफ मास इसका अगर हम m मान लें तो हाफ mv² और प्लस 0। और फाइनली जब वो यहाँ पहुँचा तो पहुँच कर रुक गया, है ना बच्चों। फाइनली जब मैंने इसको धक्का दिया तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जाकर रुक गया। बात समझ आई? तो यहाँ रुक गया तो स्पीड 0, यानी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी कम हो गया कि नहीं? अरे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हाफ mv² था, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गया। तो मैकेनिकल एनर्जी क्यों कम हो गया आपको पता है? इसलिए कम हो गया कि जब मैंने इसको धक्का दिया था ना, जब मैंने इसको धक्का दिया था तो इस पर सिर्फ एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा था। कौन? फ्रिक्शन। जब ये जा रहा था तो इस पर फ्रिक्शन भी तो लग रहा था, और फ्रिक्शन किधर लगता है? वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो फ्रिक्शन इधर लग रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इधर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव, यानी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया है, तो मैकेनिकल एनर्जी को तो कम होना ही पड़ेगा। बात समझ आई? इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी कम होकर 0 हो गया। और बच्चों ये एनर्जी गया कहाँ? मैं अगर आपसे पूछूं कि ये एनर्जी गया कहाँ, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट किया ही होगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, ये जो डस्टर है ना, मैं इसको ज़मीन पे रख के धक्का देता हूँ, ठीक है। आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन आप सुनने की कोशिश करेंगे। ये देखें, आपको साउंड सुनाई दिया था क्या? है ना। तो कहने का मतलब है जब भी आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं और उस पर फ्रिक्शन लगता है तो थोड़ा बहुत साउंड भी सुनाई देता है। यहाँ भी ऐसा नहीं है बच्चों, साउंड जनरेट हुआ होगा लेकिन बहुत कम हमको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हुआ तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, जिस रास्ते से ये गया है वो रास्ता आप छू के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्म लगेगा। मे भी प्रैक्टिकली हम अपने हाथों से फील ना कर पाए, लेकिन एक काम करना, तुम लगातार अपने हाथ को ऐसे 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 अगर 1 मिनट के लिए भी करोगे, तुम देखोगे तुम्हारा हाथ गर्म हो चुका है। तो फ्रिक्शन से चीज़ें गर्म भी होती हैं, तो यहाँ हीट एनर्जी डेवलप हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी यात्रा के दौरान हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, इन सब एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव वर्क करता है ना, फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क ही किया था, तो जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, वो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इन सब में, यानी कि नॉन मैकेनिकल एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। बात समझ आई? और बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, ये देखें, 1 मिनट, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अभी स्पीड 0 है, लेकिन अगर मैं इसको धक्का दूँ तो देखा आपने, मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया। अरे बात समझ रहे हैं? स्पीड को बढ़ा दिया तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी 0 है, ठीक है, लेकिन धक्का देने से मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जा रही है इसकी। तो मैकेनिकल एनर्जी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि मैं एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाऊंगा। मैं इस पे जो फोर्स लगाऊंगा अपने हाथ से, ठीक है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा ना, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स में तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, यही सब आता है। तो मैंने तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगा दिया है, और मैंने जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगाया है उसने पॉजिटिव वर्क किया है। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया है इधर, देखा आपने, हाथ से मैंने इधर धक्का दिया और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव, इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गई है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और एनर्जी का वो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट भी होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बच्चों ये केस कहता है कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो तो क्या होगा, यानी कि किसी भी पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो, यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं हुआ हो, तो ऑब्वियसली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। वो सिचुएशन हमको डील करना है। तो एक काम करते हैं, मान लें कि जैसे ये चौक है, इसको मैंने शुरू में यहाँ पे रखा है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने इसको उठाया, इस तरीके से खूब मूव कराया, इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव करा के, और अल्टीमेटली मैंने इसको यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा,
इनिशियल सिचुएशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी जीरो है, रेस्ट में है, फिर बीच में मैंने कुछ भी किया, क्या फर्क पड़ता है, फाइनल सिचुएशन में भी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है रास्ते में क्या हुआ था। हमको अगर चेंज देखना है तो हमको सिर्फ इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन देखना होता है। बात समझ रहे हैं? तो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम है ना बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो बच्चों इसकी जगह पे हम जीरो रखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वर्क डन बाय ऑल में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव भी आएगा एंड वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी आएगा। जैसे इसी सिचुएशन में इस चौक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो मैं लगा रहा हूँ और एक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मेरे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है, तो वो जो भी वर्क करेगा वो नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन होगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था वो तो कंजर्वेटिव नेचर का है ना, यानी उसका जो वर्क होगा वो कंजर्वेटिव वाला वर्क होगा। क्लियर है? चलिए, ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है आप इसको इधर लेके आ जाए, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ बात समझ आई बच्चों? अब देखें, हम बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या इस माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दें? ऑब्वियसली लिख दें। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और चूंकि ये जो स्पेशल लेक्चर है वो इसलिए है कि 12th क्लास में हमको वर्क और एनर्जी का कहीं भी कॉन्सेप्ट मिल जाए तो हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। वही क्लियर करना है हमको इस लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये खास तौर पे आपको खूब मिलेगा, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये आपको मिलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। बात समझ रहे हैं? तो उसमें एक्चुअली हमको ऐसा मिलेगा कि एक चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाना है। बात समझ रहे हैं? जैसे चाहे एक चार्ज नहीं, 2-3 चार्ज को भी आप इधर उधर कर सकते हैं। जैसे मान लें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। बात समझ रहे हैं? शुरू में मान लें कि ये सब R डिस्टेंस पे है, तो हमने क्या किया कि इसको उठा के यहाँ ला के रख दिया, इसको उठा के यहाँ ला के रख दिया, इसको उठा के यहाँ ला के रख दिया। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों एक बार जब उठा के ला के रख देंगे तो फिर से इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अभी भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और फाइनल सिचुएशन Q1, Q2, Q3, मान लें कि इन दोनों के इन तीनों के बीच का जो सेपरेशन अब 2R और 2R हो चुका है, तो इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। आपने ला के ठोक दिया है सबको। बात समझ रहे हैं? तो ये वही वाला सिचुएशन हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये काम करने में आपको कितना वर्क करना पड़ा। बात समझ रहे हैं? तो बच्चों इस सिचुएशन में जब हम चार्जेस को दूर दूर कर रहे हैं तो इन पे दो तरीके की फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ये तीनों आपस में जो फोर्स लगा रहे होंगे, बात समझ रहे हैं? तो ये जो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। चार्जेस एक दूसरे पे जो फोर्स लगाती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और एक फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, इन लोगों को उठा के ला के रखने में मुझको भी तो फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। तो इसमें से बताएं आप जल्दी से कि कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है और कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, और मैंने जो फोर्स लगाया नहीं वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये करने में, मतलब ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है, मतलब सिचुएशन को कुछ इस तरीके से बदलने में आपको कितना वर्क करना पड़ा। यानी हमसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पूछा जा रहा है। तो हमने सीख लिया है बच्चों कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगा ना, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, समझ रहे हैं? मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, और आप जैसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे आपको मिल जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि हम लोगों ने जो वर्क किया है और हम लोग जो वर्क करेंगे उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। ये आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको मिलने वाला है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? चलिए, तो अच्छा एक और चीज़ है, मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम बात करें, ये क्लियर है? ठीक है, मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है।
हमको तो बस ये समझना था कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो बच्चों हम एक बात और कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, यही होता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ रहे हैं? मतलब हम लोग जो वर्क करेंगे वो होगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, चार्जेस आपस में जो फोर्स लगा रही होंगी, वो होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो बताएं तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। और ये जब हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर रहे होंगे ना, वहां ये कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दोनों सेम अमाउंट में वर्क करता है, बस एक दूसरे के नेगेटिव। एक नेगेटिव करेगा तो दूसरा पॉजिटिव करेगा। तो याद रखेंगे बच्चों? हाँ, लेकिन ये कब होगा? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसको भी लिख सकते हैं, इस चीज को भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये दोनों काम कब होगा बच्चों? ये दोनों काम तभी होगा जब ये चीज रहे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा ना, वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, सॉरी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये तो डेफिनेशन है, ये तो डेफिनेशन ही है कि वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप नेगेटिव साइन को इधर लेके आ जाए। तो ये वाली जो चीज है ना बच्चों, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, ये हमेशा ही इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। ये हमेशा होता है, ऑलवेज, ये ऑलवेज होता है, ये हमेशा होता है। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहे या चाहे नहीं रहे, ये तो हमेशा होता है। लेकिन ये कब होता है? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? तो ओनली इफ, ये तभी होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो रहे। क्लियर है? तो ये था बच्चों एनर्जी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको 12th क्लास में मिलते रहेंगे समय समय पर आगे चल के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है। हाँ, हमने बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा मकसद भी नहीं था। हमारा मकसद था कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ताकि आगे चल के जब इनका यूज़ पड़े, ठीक है, तो हमको घबराहट ना हो। ठीक है, हम पहले से चीज़ों के बारे में जानते रहें, है ना बच्चों? तो चलिए अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर में इतने अच्छे तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके दे देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।